तार्किकता या रैशनैलिटी की समस्या, और हम समझेंगे कि हमारे कोर इकोनॉमिक मॉडल में आखिर दरारें कहाँ हैं। देखिए, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ने ये तो बहुत ही शानदार तरीके से साबित कर दिया है कि इंसान हमेशा सोच समझकर एकदम रैशनल फैसले नहीं लेते। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसके पास अपना कोई सॉलिड बेस थियरी नहीं है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल मानता है कि हमें कंप्यूटर की तरह है, हर जानकारी को प्रोसेस करके बिल्कुल ऑप्टिमल डिसीजन लेते हैं। फिर इसके जवाब में एक थियोरी आई बाउंडेड रैशनैलिटी, जो कहती है कि भाई हमारे दिमाग की भी लिमिट है, इसलिए हम काम चलाओ फैसले लेते हैं। लेकिन सोचिए, यहीं एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। किसी डिसीजन में कितनी दिमागी एनर्जी लगानी है, ये तय करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो ये एक तरह का एंडलेस लूप बन जाता है। मतलब बाउंडेड रैशनैलिटी हमें कुछ तदर्थ रूल्स तो दे देती है, पर ये नहीं बताती कि हमारे दिमाग में ये रूल्स आखिर बनते कैसे हैं। और एंटोनियो दमासियो का ये कोट इसी बात को एकदम परफेक्टली समझाता है। दमासियो सोमैटिक मार्कर्स की बात करते हैं। होता क्या है कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और उसमें कुछ भी अटपटा होता है, तो हमें लॉजिकली समझ आने से पहले ही अंदर से एक फीलिंग आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये हमारे अनकॉन्शियस इमोशनल सिग्नल्स होते हैं। मतलब कोई भी तार्किक फैसला लेने से पहले ही हमारी भावनाएं हमें अलर्ट कर देती हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि हमारे फैसले सिर्फ ठंडी कैलकुलेशंस नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे एक बहुत गहरा अनकॉन्शियस इमोशनल सिस्टम काम कर रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आर्थिक निर्णयों का जीव विज्ञान और उसकी विकासवादी कड़ी। हमारी भावनाओं और मेंटल लिमिट्स की जो बायोलॉजिकल रियलिटी है ना, वो असल में हमें प्लीस्टोसीन युग से मिली है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी या ईपी इंसानी व्यवहार को समझने के लिए हमारे हंटर गैदरर पूर्वजों के सर्वाइवल ट्रिक्स को एनालाइज करती है। अब यहाँ सबसे कैची पॉइंट ये है, हमारे दिमाग का एवोल्यूशन एक ट्राइबल माहौल में सर्वाइव करने और फटाफट कैलकुलेशंस करने के लिए हुआ था, ना कि आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स के लिए। जी हाँ, हमारा दिमाग आज भी उन्हीं पुराने ट्राइबल रूल्स पर चल रहा है। कॉस्मॉइड्स और टुकी के रिसर्च ने एक बहुत ही अमेजिंग चीज ढूंढी है, जिसे चीटर डिटेक्शन यानी धोखेबाज को पहचानने की क्षमता कहते हैं। उन्होंने देखा कि जब इंसानों को कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती है, तो वो अक्सर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर उसी प्रॉब्लम को किसी ने धोखा दिया है और उसे पकड़ना है वाले फ्रेम में रखा जाए, तो लोग उसे चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पूर्वजों के लिए ये जानना लिटरली लाइफ एंड डेथ का मैटर था कि कबीले में कौन अपना काम नहीं कर रहा है। और यही एबिलिटी आज हमारे वर्कप्लेस बिहेवियर की नींव है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सोशल एक्सचेंज का विकास। अब सवाल ये है कि पास्ट के ये बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस आज के हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। जॉर्ज होमन्स की सोशल एक्सचेंज थियरी या एसईटी को ही ले लीजिए। ये थियरी कहती है कि इंसान किसी भी रिश्ते में इस उम्मीद से जुड़ता है कि उसे कॉस्ट से ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ऊपर से देखने पर यह आपको एकदम इकोनॉमिक कैलकुलेशन लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये पूरी तरह से उसी बायोलॉजिकल रेसिप्रोसिटी या पारस्परिकता पर टिका है जिसके बारे में हमने अभी बात की। हम सब अनजाने में ही सही हर वक्त ये हिसाब लगाते रहते हैं कि बदले में मुझे क्या मिल रहा है। जरा इस एवोल्यूशनरी जर्नी को देखिए। प्लेस्टोसीन युग के उन हंटर गैदरर्स के बीच सहयोग करने का जो मैकेनिज्म था, वही इवॉल्व होकर आज सोशल एक्सचेंज थ्योरी बना। और आज वही मैकेनिज्म हमारे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में लीडर मेंबर एक्सचेंज यानी एलएमएक्स को ड्राइव कर रहा है। बॉस और एम्प्लॉय के बीच का लेन देन हो या टीम के अंदर का टीम वर्क, ये सब लिटरली उन्हीं पुराने बायोलॉजिकल रूल से बंधे हैं। इस पूरी सोशल एक्सचेंज थ्योरी में इक्विटी या समानता की जो परिकल्पना है, वो सबसे अहम है। जब भी हमें लगता है कि लेन देन में बैलेंस नहीं है या हमारे साथ फेयर प्ले नहीं हो रहा है, तो ट्रस्ट बहुत तेजी से टूटने लगता है और इसका लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये सिर्फ पैसों का घाटा नहीं है, ये हमारे अंदर के बायोलॉजिकल अलार्म्स का बजना है। और यही हमें ले जाता है चौथे सेक्शन की ओर, गुस्से का अर्थशास्त्र, वेज कट्स और हमारी मूल प्रवृत्तियां। अब ट्रूमन बेल्वी की रिसर्च के बेसिस पर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की माने कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना मैक्सिमम फायदा देखने वाले तार्किक प्राणी हैं, तो फिर सैलरी कट होने पर एम्प्लॉयज इतना ज्यादा एकदम डिफेंसिव और भयानक गुस्सा क्यों दिखाते हैं? एक पूरी तरह से रैशनल इंसान तो बस सिचुएशन को एक्सेप्ट करेगा या शांति से दूसरी जॉब ढूंढेगा, राइट? ट्रेडिशनल मॉडल्स ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि लोग एक इकोनॉमिक लॉस पर इतनी हिंसक और इमोशनल प्रतिक्रिया क्यों देते हैं।
इसका जवाब हमारी बायोलॉजी में है। होता क्या है कि जब सैलरी कट होती है तो अनकॉन्शियस लेवल पे हमारा दिमाग इसे एक सोशल एक्सचेंज का उल्लंघन या सीधे शब्दों में धोखा मान लेता है, और तुरंत ही हमारे अंदर का वो चीटर डिटेक्शन सिस्टम एक इनवॉलंटरी सोमैटिक मार्कर ट्रिगर कर देता है। उसके बाद जो गुस्सा आता है ना, वो कोई तार्किक कैलकुलेशन नहीं है, वो असल में एक बायोलॉजिकल कमिटमेंट डिवाइस है जिसे दबाना बहुत मुश्किल है। इसका काम ही है धोखा देने वाले को सजा देना और फ्यूचर में अपने एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, ताकि कोऑपरेशन का ढांचा बना रहे। चलिए अब बात करते हैं 5वें सेक्शन की, कल्चर और टीम डायनामिक्स। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। ये जो पारस्परिकता या रेसिप्रोसिटी की बायोलॉजिकल ड्राइव है ना, ये अलग अलग कल्चर्स में बिल्कुल अलग तरीके से एक्सप्रेस होती है। इंडिविजुअलिस्टिक या व्यक्तिवादी संस्कृतियों में लोगों का पूरा फोकस एकदम सटीक इक्वालिटी और पर्सनल गेन पर होता है, लेकिन कलेक्टिविस्ट यानी सामूहिक संस्कृतियों में सारा फोकस सोशल हार्मनी और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस पर होता है। मतलब बायोलॉजिकल ड्राइव एक ही है, लेकिन उसका जो कल्चरल एक्सप्रेशन है वो एकदम अलग है। तो यहाँ क्रॉस कल्चरल टीम्स मैनेज करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। जो हमारे टिपिकल वेस्टर्न रैशनल मॉडल्स हैं, वो अक्सर इन गहरी कम्युनल एक्सचेंज नॉर्म्स को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर आप अलग अलग कल्चर के लोगों पर सिर्फ एक सिंपल कॉस्ट बेनिफिट फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप उन क्रिटिकल इमोशनल और मॉरल ऑब्लिगेशंस को मिस कर देंगे जो असल में उनके बिहेवियर को ड्राइव कर रहे हैं, और इससे टीम में बहुत जल्दी अविश्वास पैदा हो सकता है। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, इंस्टिंक्ट और एक्शन को ब्रिज करना। तो अब सवाल है कि लीडर्स इस गैप को ब्रिज कैसे करें, खासकर जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ा बदलाव हो रहा हो। सबसे पहले तो गुस्से को सिर्फ इरैशनल बिहेवियर समझना बंद करें, इसे एक बायोलॉजिकल कमिटमेंट डिवाइस के रूप में पहचानें। दूसरा, एक सॉलिड ट्रस्ट बैंक बनाने के लिए हाई क्वालिटी LMX को बढ़ावा दें। तीसरा, अपनी टीम के कल्चर, चाहे वो इंडिविजुअलिस्टिक हो या कलेक्टिविस्ट, उसके हिसाब से अपने इक्विटी बेंचमार्क सेट करें। और लास्ट में सिर्फ मटेरियल रिसोर्सेज ही नहीं, बल्कि इनटेंजिबल इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। तो अगर मैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल साइंस को 3 सिंपल एक्शनेबल रूल्स में समराइज करूं, तो वो ये होंगे। पहला, किसी भी नेगोशिएशन की शुरुआत में ही सोमैटिक मार्कर्स यानी उन अनकॉन्शियस इमोशनल सिग्नल्स को पहचानें। दूसरा, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाएं तो उसे हमेशा स्ट्रिक्ट इक्विटी और सोशल एक्सचेंज के फ्रेम में ही पेश करें। और तीसरा सबसे ज़रूरी रूल, प्रोएक्टिव होकर टीम में म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी का माहौल बनाएं, ताकि किसी के भी दिमाग का वो चीटर डिटेक्शन अलार्म गलती से भी ट्रिगर ना हो। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए, क्या हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक डिसीजंस वाकई में पूरी तरह रैशनल होते हैं, या हम सब बस बिजनेस सूट पहनकर अपनी उसी पुरानी हंटर गैदरर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगली बार जब आप किसी कॉर्पोरेट नेगोशिएशन या बोर्डरूम मीटिंग में हों, तो एक पल के लिए रुककर इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का ये लेंस डेफिनेटली आपके सोचने का तरीका बदल देगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।